हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। तो बच्चों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड पैनोरमा पार्ट 2 जो रीडर बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 द बेट का एक्सप्लेनेशन। हाँ भाई, चैप्टर का नाम है द बेट, यानी कोई बेट लगाई गई थी, कोई शर्त लगाई गई थी, उसी के ऊपर ये पूरा लेसन है। लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर वी मूव ऑन, जल्दी से फटाफट से एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि 8 से लेकर 12th क्लास तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पे ही आपको मिलते हैं डिटेल्ड नोट्स, सारे सब्जेक्ट के नोट्स, यानी 10-15 बुक्स लो। इससे अच्छा हमारे नोट्स खरीद सकते हैं आप, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इन नोट्स को लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, वहीं से आप इनको परचेज कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द सेशन। आ जाओ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीडर। अब रीडर में है क्या, बात बता देती हूँ। बच्चों को लगता है बहुत ही लंबे लंबे लेसन है, मैं भी मानती हूँ, बट डोंट वरी, लेसन इतना इंटरेस्टिंग होगा ना, जब ये स्टोरी सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। बिकॉज दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट स्टोरी, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के ऊपर है, बहुत ही बढ़िया फिलोसफी के ऊपर है ये। तो सबसे पहले फटाफट से अपन ऑथर के बारे में पढ़ते हैं, और स्टोरी शुरू करने से पहले एक हिंट दे देती हूँ स्टोरी में होने क्या वाला है, ठीक है? तो मज़ा आएगा फिर, ठीक है? जल्दी से पढ़ते हैं ऑथर के बारे में जिन्होंने लिखी है ये बढ़िया सी स्टोरी। द रशियन ऑथर एंटन चेखोव was born on January 17, 1860 in Taganrog in South Russia on the Azov Sea। तो भाई ऑथर का नाम है एंटोन चेखोव, रशियन ऑथर है ये, रशिया में पैदा हुए हैं, बताया है भाई। ही इज अमंग द मेजर शॉर्ट स्टोरी राइटर्स एंड ड्रामेटिस्ट इन हिस्ट्री, यानी ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं छोटी छोटी कहानियां लिखने में और ड्रामेटिस्ट्स में। ही रोट 17 प्ले, 17 प्ले लिख चुके हैं, एंड ऑलमोस्ट 600 स्टोरी, भाई सब 600 स्टोरियाँ ये लिख चुके हैं। यानी बहुत ही बढ़िया कहानी है, जिससे आपको पता चलेगा कि जीवन का असली मतलब क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो बिफोर वी मूव ऑन, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, और जब भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना यार, मैं चाहती हूँ ये दो वे इंटरेक्शन हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स, हाँ जी, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपको बताना है आंसर, और मुझे नीचे कमेंट्स करके एक सेक्शन दिया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना, मैं वहीं आगे देखूंगी। तो प्रश्न क्या है, बोलो मैम, ये भी बता दो। तो प्रश्न ये है कि इमेजिन, अब सब चले जाओ एक इमेजिनेशन में, ठीक है? इमेजिन यू आर अ यंग लॉयर एंड यू टेक अ बेट विद अ फ्रेंड हु इज अ रिच बैंकर। क्या बोला? इमेजिन करो कि तुम वीडियो देख रहे हो, तुम एक यंग लॉयर हो, ठीक है? एक बहुत ही अभी अभी जो है तुम्हारा ग्रेजुएशन हुआ है, LLB किया है, तुम एक यंग लॉयर बने हो, और तुम अपने एक दोस्त के साथ, जो कि एक बैंकर है, बैंक में काम करता है, बहुत ही बढ़िया पैसे वाला इंसान है भाई, है ना, उससे एक बेट लगाते हो, एक शर्त लगाते हो। क्या है शर्त? वो देखो, यही तो मेन बात है यहाँ पे। द बेट इज दैट if you stay in a lonely cell in a prison for 15 long years you will win 2 million rubles। समझे बेट क्या है? बेट ये है, तुम लॉयर हो, तुम्हारा दोस्त बैंकर है, तुम्हारे बीच में शर्त लगी है कि तुम जो लॉयर हो, तुम अगर 15 साल, यस 15 ईयर्स, अगर तुम एक, जैसे जेल में एक सेल होता है ना, छोटी सी जगह रहती है रहने के लिए, 15 साल अगर तुम उस सेल में बिता लोगे तो वो तुम्हें 2 मिलियन रूबल्स देगा। अब एक बात याद रखो, कौन है राइटर? रशिया के हैं। तो जैसे अपने इंडिया में रुपीस होता है, वैसे ही रशिया में रॉबल्स होते हैं। तो रॉबल्स की वैल्यू अराउंड, अप्रॉक्स बता रही हूँ, रुपीस से थोड़ी ही ज़्यादा होती है। लाइक 1 रॉबल्स आई थिंक इज इक्वल टू 2 रुपीज समथिंग, अप्रॉक्स बता रही हूँ ना अभी के हिसाब से, ठीक? तो यानी 2 मिलियन रॉबल्स, समझ रहे हो कितने ज़्यादा होंगे? यानी तुम 20 या 25 लाख रुपए समझ लो, देगा, है ना, 15 साल तक अगर तुम रहे। एंड ये मतलब बहुत थोड़े टाइम पहले की कहानी है, तो ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है भाई, ठीक है? सो अब क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, विल यू एक्सेप्ट द बेट? क्या तुम शर्त को मंजूर करोगे? सोच समझ के मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताना कि तुम लॉयर हो, तुम्हें खुद को रहना है जेल में, है ना, प्रिजन में 15 साल के लिए, उसके बाद तुम्हें मिलेंगे 2 मिलियन रूबल्स। Can you live all by yourself for 15 years? If you succeed, would the banker be willing to part with 2 million rubles? Let's read the story and find out। यानी पहली बात तो क्या तुम ये बेट एक्सेप्ट करते हो? और अगर एक्सेप्ट करते हो
तो क्या तुम इतने टाइम अकेले रह पाओगे जेल में? अकेले इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कुछ नहीं दिया जाएगा तुमको, बुक्स वगैरह कुछ इंटरेस्ट की चीज़ें दे दी जाएंगी, ठीक है, मोबाइल फ़ोन नहीं है ना, मोबाइल फ़ोन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्टिंग फिलोसफी की चीज़ें दी जाएंगी, म्यूज़िक वगैरह जो तुम मांगो दिया जाएगा, खाने पीने को बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या तुम रहोगे? और चलो अगर तुम रह भी लिए तो अपने दिमाग में ये सोचो कि 15 साल बाद क्या वो तुम्हें बैंकर सही में इतने पैसे देगा भी या नहीं। तो यही कहानी है, एक बेट के ऊपर ये पूरी कहानी है। और आगे क्या होता है, स्टोरी का एंडिंग सबसे इंटरेस्टिंग है। इट्स लाइक अ बोलते हैं ना मिस्ट्री टाइप की स्टोरी है, तो मुझे पर्सनली पसंद है। राउबल्स क्लियरली बता दिया मैंने क्या है, मॉनेटरी यूनिट ऑफ रशिया, मॉनेटरी यानी मनी, जिससे पैसे का एक्सचेंज होता है, जैसे अपने यहाँ रुपीज़ हैं उनके यहाँ रूबल्स हैं, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द स्टोरी। चलो भाई, नाउ ये पूरा लेसन है अगेन, तो मैं आपको रीड करते हुए समरी बताती जाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा है, सो घबराना नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। It was a dark autumn night. The old banker was pacing from corner to corner of his study, recalling to his mind the party he gave in the autumn 15 years before. मूवी वगैरह देखते हो कि नहीं? मूवी सिनेमा घर जाते हो, मूवी देखते हो, तो मूवीज़ कैसे स्टार्ट होती हैं? बहुत सारी मूवीज़ कि एक बंदा बैठा हुआ है और वो सोच रहा है पुराने टाइम में कि 15 साल पहले क्या हुआ था, एंड फिर मूवी वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये मूवी में भी यही खेल है। इस मूवी में आपको दो जो है अपने मेन कैरेक्टर्स कौन है, एक कैरेक्टर है बैंकर, एक कैरेक्टर कौन है बैंकर, और दूसरा कैरेक्टर कौन है, दूसरा कैरेक्टर है अपना एक यंग लॉयर, ठीक है। तो अभी मूवी कहाँ से स्टार्ट हुई है मैं बता देती हूँ, बैंकर से, ठीक है। ये बैंकर जो है, एक डार्क ऑटम नाइट थी भाई, रात का टाइम था, वो ओल्ड बैंकर, बुढ़ा बैंकर, पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर। पेसिंग का मतलब क्या होता है, to walk with regular steps in one direction and then back again, usually because you are worried or nervous. तो अब इसको देख के मत घबराना, मैं करके दिखाती हूँ पेसिंग कैसे होता है। मैं यहाँ से यहाँ चलूँगी बहुत जोर से, ऐसे 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 सोचते सोचते। तो यानी ये मैं क्या कर रही हूँ, पेसिंग कर रही हूँ फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, इधर उधर तेजी से चल रही हूँ क्योंकि मैं चिंता में हूँ, मैं नहीं हूँ, बैंकर था, ठीक है। तो अब ये बैंकर किसे रिकॉल कर रहा है, 15 साल पहले की बात को, 15 years ago, जो उसने एक ऑटम सीजन में पार्टी दी थी। कोई पार्टी की बात चल रही है यहाँ, तो अब वो पार्टी क्या थी वो यहाँ से चालू होती है, ठीक है। अब आ जाओ 15 years बैक, फ्लैशबैक में, ठीक है, फ्लैशबैक में चलते हैं। The guests, among them not a few scholars and journalists, for the most part disapproved of capital punishment. Some of them thought that capital punishment should be replaced universally by life imprisonment. अब होता क्या है, खुद से पढ़ते हो ना स्टोरी समझ नहीं आता है, तो टीचर है ना उसके लिए। देखो मैंने आपको क्या कहा बेटा, बैंकर है, लॉयर है, ये बैंकर सोच रहा है अभी, और यहाँ से जो चालू है अब ये स्टोरी का फ्लैशबैक चालू है 15 साल पहले। तो हो क्या रहा है मैं आपको बताती हूँ। इस बैंकर ने अपने घर में एक पार्टी दी थी, तो वहाँ पे गेस्ट थे, अब बैंकर है तो बड़े बड़े स्कॉलर्स आए थे, है ना, जर्नलिस्ट आए थे वहाँ पे, लॉयर्स वगैरह आए थे। तो होता है ना, ये बैठ के डिस्कशन कर रहे थे, होता है पार्टी में कोई एक मुद्दा उठा लेते हैं तो उस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ डिस्कशन ये चल रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दोनों में से बेहतर क्या। अब बोलो मैम हमें तो दोनों नहीं पता, दोनों क्या होते हैं ये बता दीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ बेसिकली कैपिटल पनिशमेंट क्या होता है। ये जो अभी दिखा था वो समरी है, ये बाद में करेंगे। देखो दो टाइप की यहाँ पे बात हो रही है, एक होता है कैपिटल पनिशमेंट, पहले तो इन वर्ड्स को समझ लो, है ना, कैपिटल पनिशमेंट, और दूसरा होता है लाइफ imprisonment, capital punishment, life imprisonment. So what are these two? बोलो मैम लग तो कोई ना कोई सजा ही रही है ना, पनिशमेंट ही है, बिल्कुल सही पकड़े हो भाई। कैपिटल पनिशमेंट में क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट इज बेसिकली डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी यानी किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया हो, सीरियस गुनाह किया हो, तो उसे जो है डेथ पेनल्टी मिलती है, यानी फांसी, हिंदी में कहते हैं फांसी, फांसी लगा दी जाएगी। फांसी कैसे लिख ली, फ कैसे लिखते हैं, ऐसे, हाँ भाई फांसी, ठीक है, फांसी की सजा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी क्या, जीवन भर प्रिजन में, ऑल लाइफ इन प्रिजन, बुढ़े हो जाओगे तब तक जो है जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है, ऑल लाइफ इन प्रिजन। तो कैपिटल पनिशमेंट डेथ पेनल्टी है, फांसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, पूरी जिंदगी जो है जेल में काटना। तो इनके बीच में डिस्कशन ये चल रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट बेहतर है यानी फांसी बेहतर है या जीवन भर जेल में बैठना, ये इनके बीच में डिस्कशन चल रहा था। क्लियर हुआ कि नहीं, चलो
क्लियर होता जाता है? सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तो मुझे पता रहे कि हाँ भाई बातें समझ आ रही हैं। चलो ठीक है, तो सम ऑफ देम थॉट दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस यूनिवर्सली बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो किसी को ये लगा कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा था कि कैपिटल पनिशमेंट यानी डेथ पेनल्टी जो है, फांसी होनी नहीं चाहिए किसी के साथ, उसको बदल के जो है जीवन भर जेल में रहो तो ठीक है, लेकिन फांसी बहुत ही बड़ी सज़ा होती है। तो ऐसे ये लोग जो है आपस में डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, समझ आई बात? अब आगे देखते हैं क्या है कहानी। चलो, आई डोंट अग्री विद यू सेड द होस्ट। होस्ट का मतलब कौन होता है? जो पार्टी देता है, जो पार्टी होस्ट करता है। तो यहाँ पे बेटा अपना होस्ट कौन है? वही द ओल्ड बैंकर। ठीक है, तो बैंकर कहता है आई डोंट एग्री विद यू, मैं आपसे हामी नहीं बढ़ता हूँ, मुझे ये बात सही नहीं लगती है। I myself have experienced neither capital punishment nor life imprisonment, but in my opinion, capital punishment is more moral and more humane than imprisonment. Execution kills instantly, life imprisonment kills by degrees. अब इसका मतलब देखो, बैंकर कहता है कि खैर ना तो मुझे फांसी की सज़ा मिली है, ना मुझे जीवन भर ताउम्र जेल मिली है, लेकिन फिर भी मेरे ओपिनियन में, मेरी राय में मुझे ये लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, फांसी बेहतर है, ज़्यादा मोरल है, ज़्यादा ह्यूमेन है। ह्यूमन यानी ज़्यादा काइंडनेस शो करता है ये। क्यों? तो उसका रीज़न है एग्जीक्यूशन किल्स इंस्टेंटली। एग्जीक्यूशन यानी एकदम से किसी को मार देना, उसी वक्त इंसान मर जाएगा। लेकिन अगर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो तो इट किल्स बाय डिग्री। डिग्री यानी धीरे 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 इंसान जो है मरता जाता है, उसमें ज़्यादा दर्द होता है। फांसी में क्या है, एक बार में डेथ हो गई, लेकिन जीवन भर जेल में रहना है तो इतना धीरे धीरे, एक डिग्री बाय डिग्री यानी इतने 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 से बढ़ते बढ़ते जो है इंसान खत्म होता जाता है। ऐसा किसका मानना है? होस्ट का, जो कि बैंकर है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। दे आर बोथ इक्वली इमोरल। अब ये कोई दूसरा इंसान बोला कि ये दोनों ही चीज़ें इमोरल है, फांसी भी और जीवन भर जेल भी। इमोरल यानी अगेंस्ट द एक्सेप्टेड मॉरल्स। रिमार्क्ड वन ऑफ द गेस्ट्स, because their purpose is the same, to take away life. The state is not God. It has no right to take away that which it cannot give back, if it should so desire. तो यानी ये जो बात कही थी वो था एक लॉयर, एक यंग लॉयर, अबाउट 25 ईयर्स का है ना, 25 साल का लॉयर था। ये कहता है कि दोनों ही इमोरल लगते हैं मुझे तो, क्योंकि दोनों का पर्पस क्या है? किसी की जान लेना। एक तो एकदम से ले लेता है और जो है दूसरा धीरे धीरे जान लेता ही है। तो ये कहता है द स्टेट इज़ नॉट गॉड। स्टेट का मतलब है यहाँ पे जो हमारा गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो भगवान नहीं है, ये तो भगवान का काम है। इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे, ये बहुत ही बढ़िया बात लगी मुझे, इट हैज़ नो राइट टू टेक अवे दैट विच इट कैनॉट गिव बैक। स्टेट को या किसी को भी किसी से कुछ लेने का हक नहीं है अगर वो उसे दे नहीं सकता। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर इंसान हमने नहीं बनाया, हमने खुद से नहीं बनाया, कुदरत ने किया है, तो वी डोंट हैव द राइट कि हम उनकी जान ले। ऐसा ये लॉयर कहता है। ठीक है, यंग लॉयर है। ऑन बीइंग आस्क्ड हिज ओपिनियन ही सेड, ठीक है, अब ये जो है दूसरा, हम जिस मेन लॉयर की बात करेंगे, अब वो क्या कहता है, ये बात तो किसी एक गेस्ट ने कही थी। ठीक है, वहाँ पे एक गेस्ट था, उसने ये कही थी। अब जो है यंग लॉयर, जो हमारा मेन कैरेक्टर है, वो क्या कहता है, सुनो। कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट आर इक्वली इमोरल। तो कहता है ठीक है, मैं भी तुमसे हामी भरता हूँ, दूसरे केस को कहता है सही बात है, दोनों इमोरल है, लेकिन अगर मुझे दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया जाए, इफ आई एवर ऑफर्ड द चॉइस बिटवीन देम, आई वुड सर्टनली चूज द सेकेंड। इट्स बेटर टू लिव सम हाउ देन नॉट टू लिव एट ऑल। कि अगर मुझे तुम चॉइस दोगे, मैं मानता हूँ दोनों इमोरल है, लेकिन फिर भी अगर चॉइस दी गई तो मैं दूसरी चॉइस को एक्सेप्ट करूंगा। दूसरी चॉइस क्या थी कि जीवन भर जेल में रहना। तो कहता है इट इज़ बेटर टू लिव, थोड़ा बहुत जीना ही बेहतर है ना जीने के ना जीने से तो बेहतर है, यानी डेथ से बेटर है कि मैं थोड़ा थोड़ा ही जी लूँ भाई। देयर इंस्यूड अ लाइवली डिस्कशन। इंस्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे हमने इंग्लिश ग्रामर में पढ़े हैं इन वर्ड्स जिन्हें हम कहते हैं सिनोनिम्स, राइट। सिनोनिम्स जिसे हम कहते हैं पर्यायवाची वर्ड। तो मैंने कहा है टू इम्प्रूव द इंग्लिश, ये जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। जैसे इस जगह पे ये फॉलोड भी कह सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया, इंश्योर्ड। तो यानी धीरे धीरे लोगों के बीच में एक डिस्कशन चलने लगा, फॉलो होने लगा, एक बात से दूसरी बात आती गई। सो द बैंकर हु वाज देन यंगर एंड मोर नर्वस सडनली लॉस्ट हिज टेम्पर, banged his fist on the table and turning to the young lawyer cried out। तो अब जो है इनके बीच में कहीं ना कहीं होता है ना, थोड़ी बात गर्म होने लगती है। तो अभी 15 साल पहले की बात है, तब तो बैंकर भी यंग था।
तो उसने आपा खो दिया कि कैसे ये बात कर रहा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो उसको जो गुस्सा आया, नर्वस हो गया, वो टेम्पर खो दिया उसने अपना। बैंग्ड हिज फिस्ट, फिस्ट क्या होती है, मुट्ठी। टेबल होता है ना, टेबल होता है जैसे मान लो कि मेरा हाथ टेबल है, ठीक है, उस पर ठिक करके उसने ऐसे रखा, फिस्ट रखा, और जो है टर्निंग अराउंड टू द यंग लॉयर, वो जो यंग लॉयर को कहता है, क्या कहता है सुनते हैं, इट्स अ लाई, आई बेट यू 2 million you wouldn't stick in a cell even for 5 years। अब आती है बेट, द मेन टाइटल ऑफ द स्टोरी। शर्त लगती है, कहता है ये झूठ है, ये सही बात नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें 2 million दूंगा, 2 million रूबल्स दूंगा अगर तुम एक सेल में, एक सेल क्या होता है, यानी जो जेल का एक छोटा सा रूम होता है उसे एक सेल कहते हैं, अगर तुम एक सेल में सिर्फ 5 साल ही रह लिए तो मैं तुम्हें 2 million रूबल्स दूंगा। कौन कहता है, बैंकर कहता है। If you mean it seriously, replied the lawyer, then I bet I'll stay not 5 but 15। ओ हो, बात बढ़ गई आगे। तो लॉयर ने कहा कि अगर तुम इस बात को सीरियसली कह रहे हो तो मैं जो है तुम्हें बेट देता हूँ 5 नहीं 15 साल रह के दिखाऊंगा। ये लो भाई, कहानी शुरू हो गई। 15 डन, cried the banker। Gentlemen, I stake 2 millions। Agreed, you stake 2 millions, I my freedom, said the lawyer। तो ये कहानी चालू हो गई। यहाँ पे वो कहता है 15 डन, डील डन हो गई, पार्टी चल रही है और ये जो है अलग ही जोन में घुस गए, अलग ही जोन में घुस गए। 15 करके डन कर दिया, बेट कर दी, ठीक है भाई। सो अब देखो आगे क्या होता है। सो दिस वाइल्ड ridiculous bet came to pass। The banker, who at the time had too many millions to count, was beside himself with rapture। During supper, he said to the lawyer jokingly, come to your senses, young man, before it's too late। 2 millions are nothing to me, but you stand to lose 3 or 4 of the best years of your life। तो ये बहुत ही अजीब सी बेट तो लग गई इनके बीच में, है ना। और जो बैंकर था, मतलब बहुत ही अमीर था उस टाइम पे, तो 2 मिलियन बहुत ही उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, है ना। और जो है वो खुद एकदम खुशी से बैठा हुआ था कि हाँ यार मैंने तो बड़ी शान की बात कर दी, ये थोड़ी ना मानेगा, ये तो ऐसे ही बोल रहा होगा, फेंक रहा होगा कि मैं रहूँगा सेल में। तो रैप्चर का मतलब था बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था वो। ड्यूरिंग सपर, अब ये सुपर नहीं है, है ना, ये डबल पी आया है, सपर। सपर बेसिकली इज़ अ वेरी गुड वर्ड, यू कैन यूज इट इंस्टेड ऑफ डिनर। नहीं, नॉट एग्जैक्टली डिनर होता है, लेकिन सपर जो है दिन का मेन मील, यानी शाम में जो एक मील खाते हैं हम, जो कि एक मेन मील माना सकते हैं, मेन कोर्स होता है, उसे हम सपर कहते हैं। तो जब वो अपना सपर यानी खाना खा रहा था, तब लॉयर ने जोकिंगली कहा, हंसते हुए कहा कि अपने सेंसेस में आ जाओ भाई, मेरे लिए ये बातें कुछ नहीं है, बट अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम जो है अपने जीवन के 3-4 बेस्ट ईयर्स खो दोगे। I say 3 or 4 because you'll never stick it out any longer। Don't forget either, you unhappy man, that voluntary confinement is much heavier than enforced imprisonment। तो वो उसको कहता है, बैंकर कहता है कि भाई तुम तो अपनी बात पे कैसे टिक पाओगे। चलो इम्प्रिजनमेंट, जेल में डालना तो अलग बात होती है, लेकिन ये वॉलंटरी का मतलब क्या होता है, सेंसेस में रह के जो डिसीजन हमने खुद लिया हो। कन्फाइनमेंट होता है किसी एक स्मॉल जगह पे रखना। तो तुम्हें जेल में एक्चुअल में तुम नहीं डाले गए हो, लेकिन तुम खुद से जा रहे हो, तो तुम बहुत ज़्यादा पछताओगे, एक बार फिर से सोच लो। एंड नाउ द बैंकर पेसिंग फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर रिकॉर्ड ऑल दिस एंड आस्क हिमसेल्फ। तो यहाँ तक तो चला फ्लैशबैक, ठीक है, ध्यान से देखना। एंड इफ यू वांट यू कैन टोटली राइट इट इन योर बुक्स, यू कैन श्योरली राइट कि कहाँ फ्लैशबैक खत्म हो रहा है और कहाँ अभी की बात हो रही है। एंड नाउ यानी ये अभी की बात है, करंटली। तो यही बातें फ्लैशबैक में वो रिकॉल कर रहा था और करंटली वो ऐसा सोच रहा था, ठीक है। अब देखो क्या सोच रहा है बैंकर। Why did I make this bet? What's the good? The lawyer loses 15 years of his life and I throw away 2 millions। On my part, it was the caprice of a well-fed man on the lawyer's pure greed of gold। यानी अब ये पछता रहा है कि मैंने ये बेट क्यों करी, क्योंकि अब 15 साल खत्म होने को आए हैं, 15 साल खत्म होने को आए हैं, मैंने ये बेट की क्या, इसमें अच्छा ही क्या हुआ। एक तो उस लॉयर के 15 साल चले गए जीवन के, और अब मुझे, अब क्योंकि इतने पैसे उसके पास रहे नहीं, 15 साल पहले की बात थी, तो अब उसे 2 मिलियन तो देने पड़ेंगे। तो क्या ही हुआ, मेरे पार्ट पे तो ये एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल अजीब सी आइडिया था, और बढ़िया उस लॉयर को जो है इतना सारा पैसा मिल जाएगा। He recollected further what happened after the evening party। Now फिर से चालू होता है फ्लैशबैक, यानी रिकलेक्टेड, अब वो और बातें याद कर रहा है। It was decided that the lawyer must undergo his imprisonment
under the strictest observation in a garden wing of the banker's house. So अब पूरे हम बात करते हैं क्या डिसाइड किया था. एक बढ़िया से उन्होंने एग्रीमेंट भी किया था. एंड व्हाट वाज इन दैट एग्रीमेंट, उन्होंने कहा था कि ये जो लॉयर है स्ट्रिक्ट इम्प्रिजनमेंट, अब रहेगा कहाँ पे, जेल में तो डाल नहीं सकते. तो जो बैंकर था ना, बैंकर के हाउस में ये गार्डन का विंग था, तो वहीं पे एक रूम था, तो वो वहाँ पे उसको रखेगा एज इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइन करके. ठीक है, आगे देखते हैं. It was agreed that during the period he would be deprived of the right to cross the threshold, to see living people, to hear human voices and to receive letters and newspapers. तो ये अभी मैंने क्या बता दिया, फ्लैशबैक चल रहा है, तो याद रखना पहले की बात वो याद कर रहा है कि अब इन दोनों ने एक अग्रीमेंट कर लिया था कि इन दैट होल पीरियड वो जो लॉयर है थ्रेशहोल्ड के आगे नहीं आ सकता. थ्रेशहोल्ड क्या है, जो अपना डोरवे में एंट्रेंस होता है ना, बस उसके बाहर नहीं जा सकता, बाहर की दुनिया नहीं देख सकता है, लोगों से बात नहीं कर सकता है, लेटर न्यूज़पेपर दुनिया में क्या चल रहा है पता है उसको, कुछ भी नहीं चल सकता है, कोई अपडेट नहीं. ठीक है, अब परमिशन किस किस की थी ये देख लो. परमिशन किस किस की थी, क्या क्या करने की. ही वॉज परमिटेड टू हैव अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर वो बजाता हो, जैसे पियानो हो, वो ले सकता है अपने साथ. रीड बुक्स, किताबें पढ़ सकता है, खत लिख सकता है, लिखना चाहे टू राइट लेटर्स, to drink wine and smoke tobacco. By the agreement, he could communicate, but only in silence, with the outside world through a little window specially constructed for this purpose. तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, बस उसको हल्की सी एक छोटी सी विंडो दे दी थी जिससे वो देख सकता था बाहर की दुनिया. तो क्या ही कम्युनिकेट करता, बहुत ही छोटी सी दुनिया थी. ओह, दुनिया नहीं, विंडो थी. ठीक है, चलो. लेकिन हाँ, खैर लॉयर के लिए तो छोटी दुनिया हो गई, वो बस एक छोटे से सेल के अंदर पड़ा हुआ था. Everything necessary, books, music, wine, he could receive in any quantity by sending a note through the window. यानी ऐसा, एक मैं आपको बता देती हूँ, एक विंडो का छोटा सा पेन था, ये भी मैंने शायद बहुत बड़ा बना दिया. ठीक है, छोटा सा विंडो का पेन था, तो उसको कोई भी ज़रूरतें हैं तो वो कैसे कहता था, उसको पेपर दिया जाता था, वो पेपर में नोट बना के बस इस विंडो से बाहर दे देता था, एंड देन उसको ज़रूरी चीज़ें दे दी जाती थी. The agreement provided for all the minutest details which made the confinement strictly solitary, and it obliged the lawyer to remain exactly 15 years from 12 o'clock of November 14, 1870 to 12 o'clock of November 14, 1885. यानी 14 नवंबर की बात है ये, 1870 से 15 साल, 15 years काउंट करो, it would be 1885. ठीक है, तो यानी सोच रहे हो, मतलब दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया था. और माइन्यूटेस्ट यानी छोटी से छोटी डिटेल उसमें कवर थी कि एकदम स्ट्रिक्ट कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, यहाँ नहीं जा सकते हो, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ें मिलेंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सॉलिटरी यानी बिल्कुल अलोन, अकेले में उसको. द लीस्ट अटेम्प्ट ऑन हिज पार्ट टू वायलेट द कंडीशंस, टू एस्केप इफ ओनली 2 minutes बिफोर द टाइम, फ्री द बैंकर फ्रॉम द ऑब्लिगेशन टू पे हिम द 2 million. ठीक है, मतलब कंडीशन में अगर वो 2 मिनट पहले भी वक्त से चला जाएगा, ये कंडीशन भी रखी थी कि जो टाइम डिसाइड हुआ है, यानी 12 बजे 14 नवंबर को 1870 में, तो 14 नवंबर को 1885 में 12 बजे ही हो जा सकते हैं. 12 बजे से 2 मिनट पहले भी गया तो बैंकर रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसको 2 मिलियन देने के. एकदम खतरनाक शर्त है भाई. चलो आगे आते हैं कि अब जो है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि उसने जेल में अपने दिन कैसे काटे. एंड ये स्टोरी पलक मैम को इतनी अच्छी क्यों लगती है, यहाँ पे बातें आएंगी फिलोसफी की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, एंड व्हाट इज द रियल रीजन टू लिव. So during the first year of imprisonment, the lawyer, as far as it was possible to judge from his short notes, suffered terribly from loneliness and boredom. अब भाई जाहिर सी बात है, कोई चीज़ एकदम नई नई शुरुआत करते हैं. अब अभी जेल में आया था तो शुरुआत में तो उसे बहुत ज़्यादा बोरियत लगने लगी, बहुत ज़्यादा अकेलापन उसको खाने लगा. From his wing day and night came the sound of the piano. He rejected wine and tobacco. So शुरुआती दौर में वो वाइन और टोबैको नहीं पीता था, सिर्फ और सिर्फ अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पियानो बजाता रहता था. ठीक है, तो ये तो पहले साल की बात हुई. अब फर्स्ट ईयर में लॉयर को जो है बुक्स भी भेजी गई थी, कुछ कुछ लाइट कैरेक्टर्स की, कुछ कॉमेडी की, कुछ क्राइम की, कुछ फैंटेसी की. ठीक है, अब सेकेंड ईयर की बात करो. अब पहला साल तो बहुत पियानो बजा लिया, अब पियानो बजाना बंद. अब सेकेंड ईयर उसने पियानो बिल्कुल छोड़ दिया एंड आस्क्ड ओनली फॉर क्लासिक्स. क्लासिक यानी क्लासिक्स बुक्स वो पढ़ने लगे. अब आ जाओ फर्स्ट सेकेंड ईयर की बात पे, हम फिर डायरेक्टली आ जाते हैं फिफ्थ साल पे, 5वें साल पे. इन द फिफ्थ ईयर म्यूजिक वॉज हर्ड अगेन. यानी पहले ईयर में पियानो बजाया, फिर 2-3 साल छोड़ा, फिर 5वें साल में फिर से वो म्यूजिक बजाने लगे. एंड अब फिफ्थ ईयर में उन्होंने वाइन भी आस्क करी कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाइन. Those who watched him said that during the whole of that year he was only eating,
drinking and lying on his bed. He yawned often and talked angrily to himself. तो उस साल में यानी 5वें साल से जो है, इतने साल तक हमने उसको सिर्फ क्या देखा, जिन्होंने भी उसको देखा हो थोड़ा सा भी, कि सिर्फ क्या देखने को मिला, सिर्फ वो खा रहा था, पी रहा था, सो रहा था, यौन यानी उबासियाँ ले रहा था, है ना, और खुद से गुस्से गुस्से में बात करने लगा। ठीक। बुक्स ही डिड नॉट रीड, और जितनी बुक्स भेजी थी काफ़ी सारी तो उसने शुरुआती दौर में नहीं पढ़ी थी। समटाइम्स एट नाइट्स ही वुड सिट डाउन टू राइट. He would write for a long time and tear it up all in the morning. More than once he was heard to weep. यानी at the beginning, in the beginning years, like 5th year से का मानो तो उसने और कुछ किया नहीं, किताबें उसने पढ़ी नहीं, रात में जो है कुछ कुछ लिखने बैठता था और सुबह वो सभी फाड़ देता था। एंड काफ़ी बार लोगों ने उसको वीप करते हुए, वीप यानी रोते हुए भी सुना था। ठीक है, 5th ईयर तक तो यही सब कहानी जो है उसकी चल रही थी, यानी इतना तो हम समझ गए। अभी शुरुआत में तो वो बिल्कुल ही परेशान है और उसने कोई भी बुक जो है रीड नहीं करी। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले सालों में। सो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 6th ईयर, जैसे मैंने कहा 5th ईयर तक तो यही चला, अब छठा साल आया, छठे साल के सेकेंड हाफ यानी बीच के टाइम में क्या हुआ, द प्रिजनर बिगैन zealously to study languages, philosophy and history. यानी 5-6 साल तक तो मैक्सिमम ऐसा ही रहा, वो खाता पीता सोता रोता। अब 6th साल के मिड से जो है अब zealously का मतलब होता है passionately, zeal का मतलब ही होता है पैशन, zeal का मतलब होता है कोई इंसान जो बहुत ही पैशन से, लगन से काम करे। zealously क्या हो गया, passionately, so this is a good word which you can note down. तो अब जो है छठे साल के मिड से वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो गया, फिलोसफी की बुक्स पढ़ने लगा, डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ने लगा, लिटरेचर पढ़ने लगा, हिस्ट्री पढ़ने लगा। He fell on these subjects so hungrily that the banker hardly had time to get books enough for him. In the space of 4 years, about 600 volumes were bought at his request. यानी इतना ज़्यादा वो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने लगा कि बैंकर जो है उसके पास इतना टाइम नहीं था इतनी बुक्स वो उसके लिए ला सके। यानी अराउंड 4 साल में उस बंदे ने 600 वॉल्यूम्स खरीद ली थी उसके लिए। यानी अब वो चालू हो गया, दन दनादन बुक्स पढ़ने लगे। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग हो रही है कहानी। अब लेटर ऑन आफ्टर द 10th ईयर, यानी 6th ईयर से उसने चालू किया, बुक्स 4 ईयर तक पढ़ी। अब 10th ईयर में क्या होता है, द लॉयर सैट डाउन immovable before his table and read only the New Testament. तो यानी 10th ईयर में जो है अब लॉयर ने दूसरी बुक्स पढ़ना अभी रोक दी, वो तो काफ़ी पढ़ी लिखी है, 600 पढ़ ली, अब और क्या पढ़ेगा। अब जो है अपने टेबल पे इमूवेबल बिल्कुल ही बैठा हुआ था और उसने शुरू की रीड करना न्यू टेस्टामेंट। सो अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज न्यू टेस्टामेंट क्या है, इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ द लाइफ, टीचिंग्स एंड मिशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो लॉर्ड जीसस हैं उनकी ये बुक है। एंड आई थिंक एज फार एज माई नॉलेज ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को मिला के ही बनती है जो होली बुक बाइबल है। तो अब वो जो है होली बुक्स की तरफ आ गया। ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने लगा वो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन द स्टोरी। द बैंकर फाउंड इट स्ट्रेंज दैट अ मैन हु इन 4 years had mastered 600 erudite volumes should have spent nearly a year in reading one book, easy to understand and by no means thick. The New Testament was then replaced by the history of religions and theology. यानी बैंकर को इतनी अजीब बात क्या लगी कि ये बंदे ने जो है इतने साल में, 4 साल में 600 इरुडाइट यानी इतनी नॉलेजेबल किताबें उसने पढ़ ली। अब 10th ईयर में जो है वो होली बाइबल पढ़ने में भी उसको इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया सी बुक है वो, उसमें इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग है। एंड देन वो धीरे धीरे उसको पढ़ने के बाद दूसरी रिलीजियस बुक्स भी पढ़ने लगा। Okay, now he was moving into spirituality. Now, during the last 2 years of his confinement, यानी 14th और 15th ईयर में जो है वो प्रिजनर बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट पढ़ने लगा बुक्स की, क्वाइट haphazardly. Now, haphazardly is a very interesting word और मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड है जो मैं यूज़ करती हूँ। haphazardly का मतलब होता है कोई चीज़ जो तरीके से नहीं हो, रैंडमली हो, मैनेज नहीं हो, है ना। तो बहुत ही ज़्यादा वो haphazardly बुक्स को पढ़ने लगा, यानी ऐसे ऐसे किताबें होने लगी। Now he would apply himself to the natural sciences, then he would read Byron or Shakespeare. तो यानी कैसे उसका टर्निंग पॉइंट आता गया। शुरुआत में बुक्स उससे पढ़ती नहीं बनी, फिर जो शुरू की तो भाई हिस्ट्री की किताबें पढ़ने लगे, लिटरेचर की पढ़ने लगे, 600 वॉल्यूम कंप्लीट की। फिर वो आ गए होली किताबें पढ़ने में, रिलीजियस बुक्स पढ़ने लगे। फिर वो आ गए किस पे, नेचुरल साइंस की किताबों पे। देन ही केम टू शेक्सपियर। So notes used to come from him in which he asked to be sent at the same time a book in chemistry, a textbook of medicine, a novel and some treatise on philosophy or theology. यानी अब तो वो जो नोट भेजता था विंडो से बाहर कि मुझे ये ला के दो, तो एक साथ अलग अलग टाइप की बुक्स, केमिस्ट्री की किताब, मेडिसिन की किताब, एक नॉवल भी हो गई और फिलॉसफी पे भी बुक हो गई।
He read as though he was swimming in the sea among broken pieces of wreckage, and in his desire to save his life was eagerly grasping one piece after another. यानी वो किताबें ऐसे पढ़ रहा था जैसे ना किताबों का समंदर हो और बिखरे हुए रैकेज यानी टूटे हुए पीसेस होते हैं, किसी चीज़ को तोड़ दिया हो, तो वो किताबें पढ़ के अपने पीसेस को इकट्ठा कर रहा था। कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी में जा रहा था, अपनी लाइफ के मीनिंग को समझ रहा था और उसके जीने की इच्छा जो है और बढ़ती जा रही थी। दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। द बैंकर रिकॉल्ड ऑल दिस एंड थॉट, रिकॉल्ड यानी ये सोच रहा है बैंकर, है ना, टुमारो एट 12 o'clock, क्योंकि अब वो दिन है, ये करंटली की बात है कि कल 12 बजे जो है उसको उसकी फ्रीडम मिल जाएगी लॉयर को। अंडर द एग्रीमेंट आई शैल हैव टू पे हिम 2 million। इफ आई पे इट्स ऑल ओवर विद मी, आई एम रूइंड फॉरएवर, मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। एक तो मैं अपनी बेट भी हार जाऊंगा और 2 million रूबल्स भी मुझे देने पड़ेंगे। 15 years before, he had too many millions to count, but now he was afraid to ask himself which he had more of, money or debts. अब मैंने वही कहा ना, 15 साल पहले की बात थी, तब थे ये अमीर आदमी, लेकिन अब तो उनको सोचना पड़ रहा है कि पैसा ज़्यादा है या डेट्स। डेट्स होते हैं कर्ज, डेट्स में बी साइलेंट होता है, डेप्ट नहीं कहते हम, डेट्स कहते हैं। Now he was an ordinary banker, trembling at every rise and fall in the market. अब वो एक आम बैंकर हो गया है। ट्रेम्बलिंग यानी डगमगाता हुआ, मार्केट में कुछ भी आ रहा है तो उसकी जो है इनकम डगमगा रही है। क्लियर है? That cursed bet, murmured the old man, clutching his head in despair. तो ये देखो, ये जो आदमी है, खैर ये ओल्ड नहीं है इतना, लेकिन ये जो है अपने हेड को ऐसे पकड़ते हुए, क्लच करना यानी क्लचर होता है, जैसे पलक में हमने क्लच लगाया है तो यानी बालों को पकड़ लेता है, तो वैसे उसने हाथ से अपने सर को पकड़ लिया। दैट कर्स्ड बेट, ऐसा लग रहा है वो श्रापित जो है हमने बेट लगाई थी। वाई डिड नॉट द मैन डाई, अब आया इसके दिमाग में उल्टा ख्याल। देखो जो संसारी लोग होते हैं उनके दिमाग में ख्याल भी कितने उल्टे आ रहे हैं। अब वो सोच रहा है कि ये आदमी मर क्यों नहीं गया। ही इज ओनली 40 years old, ही विल टेक अवे माई लास्ट फादिंग, marry, enjoy life, and I will look on like an envious beggar and hear the same words from him every day. यानी अब वो सोच रहा है कि आदमी मर क्यों नहीं गया, ये तो सिर्फ 40 साल का है और ये मेरे से तो सब ले जाएगा, मेरी जीवन, मेरा सब कुछ, क्योंकि पैसे तो है नहीं, 2 million भी मैं ऐसे दे दूंगा और कुछ टाइम बाद जो है ये मुझे देखेगा एक बेगर की तरह और मैं उससे सेम शब्द सुनूंगा। I am obliged to you for the happiness of my life. Let me help you. No, it's too much. The only escape from bankruptcy and disagree is that the man should die. अब पढ़ लिया इतना सारा, अब समझाती हूँ। देखो ये जो ओल्ड बैंकर है अभी अपने आप में ही सोच रहा है, परेशान हो रहा है, मैंने बेट क्यों करी, ये आदमी मर क्यों नहीं गया, सिर्फ 40 साल का है, इतने पैसे ले जाएगा, मेरा जीवन का सब कुछ ले जाएगा और फिर मुझे इससे बाद में सुनना पड़ेगा हर दिन कि थैंक यू बैंकर, तुम्हारी वजह से आज मेरी लाइफ बनी है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो फिर ये सोचता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं जो है बैंक्रप्सी, यानी बैंक्रप्सी एक ऐसी स्टेट आती है जब आप अपने कर्जे नहीं चुका पाते हो, बैंक्रप्ट हो जाते हो। एंड डिस्क्रेज इज दैट द मैन शुड डाई, अब इसके दिमाग में उल्टा खाया है कि इस आदमी को मर जाना चाहिए। सोचो अब ये क्या करेगा, देखना। अब ये सोचता है कि मैं इसको मारने जाता हूँ। अप्रोचिंग द गार्डन विंग ही कॉल द वॉचमैन ट्वाइस, देयर वाज नो आंसर। तो गार्डन विंग के पास गया, वॉचमैन को आवाज़ लगाई लेकिन कोई आंसर नहीं आया। So evidently the watchman had taken shelter from the bad weather and was now asleep somewhere in the kitchen or the greenhouse. मतलब वॉचमैन वहाँ से गायब हो चुका है क्योंकि वेदर खराब था तो अंदर सोने चला गया होगा। If I have the courage to fulfill my intention, thought the old man, the suspicion will fall on the watchman first of all. So अगर मुझे मेरा इंटेंशन पूरा करना है तो मैं जो है, बिकॉज अभी तो वॉचमैन यहाँ पे नहीं है और सबसे पहला डाउट जो है, लोग जो है कोई मर जाएगा तो केस तो चलेगा ही, तो डाउट किस पे आएगा, वॉचमैन पे ही आएगा, है ना। पूरा डाउट जो है, सस्पिशन यानी डाउट जो है वॉचमैन पे आएगा तो मैं बच जाऊंगा। सो इन द डार्कनेस ही ग्रोब्ड फॉर द स्टेप्स एंड द डोर एंड एंटर्ड द हॉल ऑफ द गार्डन विंग, देन पोक्ड हिज वे इनटू अ नैरो पैसेज एंड स्ट्रक अ मैच। नॉट अ सोल वाज देयर। सो अंधेरे में वो गया, ग्रोब्ड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो लाइट बंद हो जाती है तो हम कैसे ऐसे ऐसे करके चलते हैं कि हमें कुछ दिख जाए, तो ऐसे ही अंधेरे में इधर उधर देख रहा था कि कोई है या नहीं, लेकिन कोई भी नहीं था। नॉट अ सोल वाज देयर यानी कोई नहीं था। Someone's bed with no bedclothes on it stood there and an iron stove loomed dark in the corner. The seals on the door that led into the prisoners' rooms were unbroken. सील भी जो है टूटी हुई थी। When the match went out, the old man, trembling from agitation, peeped into the little window. तो जैसे ही जो है लाइट चली गई तो उसने एकदम से विंडो में पीप करके देखा। एजिटेशन यानी
चिंता से, गुस्से से, चिंता मोर हो गया एंजाइटी से, क्योंकि वो गलत काम करने जा रहा था, राइट। सो इन द प्रिजनर्स रूम अ कैंडल वाज बर्निंग डिमली। अब ये प्रिजनर के रूम में आते हैं, एक कैंडल जल रही थी डिम तरीके से बहुत ही। द प्रिजनर हिमसेल्फ सैट बाय द टेबल, और जो प्रिजनर यानी जो हमारा लॉयर था वो टेबल के पास बैठा था। ओनली हिज बैक, द हेयर ऑन हिज हेड एंड हैंड्स वर विजिबल। ओपन बुक्स वर स्ट्रून अबाउट ऑन द टेबल, द टू चेयर्स एंड ऑन द कारपेट नियर द टेबल। तो जो किताबें थी दे वर स्ट्रून अबाउट ऑन द टेबल। स्ट्रून का बेटा मतलब होता है अनटाइडली स्प्रेड आउट, बहुत ही खराब तरीके से जो है बिखरी हुई थी, सही से मैनेज नहीं थी। 5 minutes passed and the prisoner never once stood, मतलब 5 मिनट तक वो देखता गया बैंकर, लेकिन प्रिजनर अपनी जगह पे बैठा ही हुआ था, स्टिर यानी इधर उधर वो हिला ही नहीं। 15 years confinement had taught him to sit motionless, मतलब 15 साल खुद को एक जगह पे रख के उसको इतना आ गया था कि वो एक जगह बैठा रहेगा बिना हिले डुले, जो कि हम नहीं कर सकते भाई, हमको तो एक जगह बैठे बेचैनी होने लगती है कि नहीं। The banker tapped on the window with his finger, but the prisoner made no movement in reply. तो बैंकर ने जो जैसे विंडो होता है ना उस पर ऐसे 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 टैप किया, नॉक नॉक करते हैं ना, लेकिन प्रिजनर ने फिर भी कोई मूवमेंट नहीं दिया। Then the banker cautiously tore the seals from the door and put the key into the lock. The rusty lock gave a hoarse groan and the door creaked. यानी वो मतलब इतना साल हो गया था कि वो जो ताला है ना उस पर भी रस्ट लग चुकी थी, ऐसी जंग लग चुकी थी, और जैसे ही वो खोला तो हॉर्स ग्रोन, यानी कभी भी एक जंग लगा हुआ ताला खोलोगे ना, ऐसे कोई हॉरर फिल्म्स में देखते होगे तो क्रीक साउंड आती है, एकदम ही रफ नॉइस आती है, और डोर की जो है ट्र ऐसे खुलने की आवाज़ आती है, ठीक है। तो वो दरवाज़ा खोल के बैंकर अंदर जाता है। The banker expected instantly to hear a cry of surprise and the sounds of step. 3 minutes passed and it was as quiet inside as it had been before. He made up his mind to enter. यानी बैंकर को लगा कि शायद 15 साल बाद जो है अगर मैं डोर खोलूँगा तो जो लॉयर है वो खुशी से बाहर निकल के आएगा फ्रीडम अपनी लेने के लिए, लेकिन 3 मिनट हो गए और कुछ भी नहीं, सन्नाटा ही, ना वो उठा ना वो हिला। तो बैंकर ने सोचा अब वो बाहर नहीं आया, मैं ही अंदर चल देता हूँ। Before the table sat a man, unlike an ordinary human being. It was a skeleton with tight drawn skin, with long curly hair like a woman's and a shaggy beard. तो यानी अब जो है एक आम आदमी जैसा दिख रहा था वो बिल्कुल ही लॉयर, बिल्कुल ही सूख गया था, सूख गया, स्केलेटन हो गया, यानी बहुत ही पतला हो गया था, और टाइट ड्रॉन स्किन हो गई थी उसकी, लॉन्ग कर्ली ऐसे लंबे कर्ली बाल हो गए थे एक वुमेन की तरह, शैगी बियर्ड यानी बहुत ही ज़्यादा लंबी थिक और अनटाइडी बिखरी बिखरी सी बियर, यानी कुछ इस टाइप का फेस हो गया था उस लॉयर का। द कलर ऑफ हिज फेस वॉज येलो, पीला हो गया था उसका चेहरा, ऑफ ए नर्दी शेड। द चीक्स वर संकन, संकन यानी चीक्स ऐसे यूजुअली बाहर निकले होते हैं लेकिन उसके जो है ऐसे संकन हो गए थे अंदर। द बैक लॉन्ग एंड नैरो, द हैंड अपॉन विच लीन्ड हिज हेयरी हेड was so lean and shiny that it was painful to look upon. His hair was already silvering with grey, यानी सफ़ेद ग्रे बाल हो गए थे उसके, and no one would have believed that he was only 40 years old. तो कोई कहता नहीं उसको देख के, तुमको देखो ना इसको यार, ऐसे 40 साल का थोड़ी ना लग रहा है, बहुत बुढ़ा लग रहा है ये तो, है कि नहीं। On the table before his bended head lay a sheet of paper on which something was written in a tiny hand. तो यानी उसके टेबल पे एक छोटा सा शीट लिखा था जिसपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, कोई राइटिंग लिखी हुई थी। So poor devil, thought the banker, he is asleep and probably seeing millions in his dreams. तो बैंकर सोचो अभी भी इतना, जैसे हम कहते हैं ना संसारी जीव था, वो ये सोच रहा था, वो इतना संसारी था कि वो ये सोच रहा था कि जो लॉयर है वो सो रहा है और अपने सपने में जो है ना मिलियन रूबल्स देख रहा है, बढ़िया जो है ना अमीरी के सपने वो देख रहा है। I have only to take and throw this half dead thing on the bed, smother him with the pillow, and the most careful examination moment will find no trace of unnatural death. But first let us read what he has written here. I यानी कौन है? बैंकर। बैंकर कहता है वैसे ये आधा तो मर गया है, 2 मिनट नहीं लगेंगे मुझे, मैं इसको बिस्तर पे लेटाऊंगा। स्मॉदर, स्मॉदर क्या होता है? किसी का जो है फेस कवर कर देना किसी चीज़ से, तो अगर उसको पिलो से भी फेस कवर कर देगा तो उसको सांस नहीं आएगी और वो मर जाएगा, है ना, और उसके डेथ का कोई फेस भी नहीं दिखेगा, क्लियरली समझ आएगा अननेचुरल डेथ है, क्योंकि वैसे ही वो इतना सूख गया था और उसकी बॉडी में कोई जान नहीं बची थी। पर देन बैंकर सोचता है कि इसने जो नोट लिखा हुआ है टेबल पे, अभी बताया ना कुछ रखा है लिखा हुआ, तो पहले मैं वो पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ होती है मेन कहानी, दिस इज द मेन थिंग, लेट मी टेल यू, यहाँ पे बिल्कुल फोकस करना। ये चीज़ें लिखी हैं उस लॉयर ने। द बैंकर टुक द शीट फ्रॉम द टेबल एंड रेड,
अब ये लिखा है, ये किसने लिखा है? लॉयर्स नोट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ आता है कहानी का ट्विस्ट। टुमारो, एक रात पहले लिखा है उसने, है ना, एक रात पहले लिखा है। टुमारो at 12 o'clock midnight, I shall obtain my freedom and the right to mix with people. But before I leave this room and see the sun, I think it is necessary to say a few words to you. You यानी बैंकर को कह रहा है। On my clear conscience and before God who sees me, I declare to you that I despise freedom, life, health and all that your books call the blessings of the world. तो यानी अब कह रहा है कि कल जो है 12 बजे मुझे मेरी फ्रीडम मिल जाएगी, मैं लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं ये रूम छोड़ूँ उससे पहले मुझे तुम्हें कुछ शब्द कहने। ऑन माई क्लियर कॉन्शियंस, कॉन्शियंस इज़ बेसिकली जो हमारी बोलते हैं ना अंतरात्मा बोलती है कि क्या सही है या क्या क्या गलत, तो उसके हिसाब से, और अगर भगवान जब मुझे देखेगा तो मैं उसके हिसाब से अपनी फ्रीडम को छोड़ते हुए, लाइफ को छोड़ते हुए, हेल्थ को छोड़ते हुए ये कहूँगा कि तुमने जो मुझे किताबें दी हैं ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो ब्लेसिंग्स हैं दुनिया की। For 15 years I have studied earthly life. True, I saw neither the earth nor the people, but in your books I drank fragrant wine, sang songs, hunted deer and wild boar in the forest, loved women. यानी सोचो ये बात, 15 साल तक उसने किसी इंसान को नहीं देखा, किसी वुमन को नहीं देखा, किसी फॉरेस्ट को नहीं, पेड़ पौधे किसी को नहीं देखा, लेकिन उन किताबों से ही उन्हें वो पूरी फील आई, उसे लगा वो उसी दुनिया में था। Your books gave me wisdom. Human thought created in these centuries is compressed in my mind. I know that I am cleverer than you all. तुम्हारी बुक्स में मुझे विजडम यानी बुद्धि दी, मुझे बुद्धिमान बनाया। और यानी इतने सारे लोगों ने जो हज़ारों सेंचुरीज यानी 100 साल पहले जो इतनी सारी किताबें लिखी हैं वो सब अब मेरे दिमाग में है, तो मुझे पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, तुमसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, तुमसे ज़्यादा चालाक हूँ। एंड आई डिस्पाइज योर बुक्स, डिस्पाइज ऑल वर्ल्डली ब्लेसिंग्स एंड विजडम। यहाँ डिस्पाइज का मतलब होता है हेट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हेट का मतलब है मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे तुम्हारी जो है किताबें नहीं चाहिए, तुम्हारी ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, तुम्हारी जो है बुद्धि नहीं चाहिए। ये सब विजनरी है, ये सब विजनरी है, एक इल्यूजन है जिसे हम भ्रम कहते हैं। Though you be proud and wise and beautiful, yet death will wipe you from the face of the earth like the mice underground. हो सकता है तुम बहुत ही बुद्धिमान हो, चलो मैंने इतनी बुद्धि ले ली, सोचो उसने क्या निष्कर्ष निकाला, बोलता है मैंने इतनी बुद्धि ले ली, या चाहे कोई बहुत ही सुंदर हो या कोई बहुत ही अमीर हो, कुछ भी हो, लेकिन डेथ विल वाइप यू फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। मौत जो है तुम्हें धरती से यूं निकल के ले जाएगी जैसे धरती के अंदर कोई चूहा हो, किसी भी टाइम लेके जा सकती है। एंड योर पोस्टेरिटी, योर हिस्ट्री एंड द इमोर्टैलिटी ऑफ योर मैन ऑफ जीनियस विल बी बर्न डाउन टुगेदर विद बी ग्लोब। तो तुम्हारा जितना भी होता है ना कि जीवन में एक नाम कर लो, वो लोग बोलते हैं ना ऐसा नाम करके जाओ जो लोग सालों तक याद रखें, ये होगा वो होगा, तुम्हारी दौलत होगी, तुम्हारी हिस्ट्री में किताबें, वो सब कुछ भी नहीं रहेगा, वो सब चला जाएगा, वो सब जल जाएगा, ठीक है। पोस्टेरिटी यानी फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जो तुम्हारी जनरेशंस हैं। दैट आई मे शो यू इंडीड माई कंटेम्प्ट फॉर दैट बाय विच यू लिव। I waive the 2 millions of which I once dreamed as of paradise and which I now despise. Contempt यानी मैं अब उस चीज़ से नफरत करता हूँ जिस पे पूरी दुनिया जिसके बेस पे पूरी दुनिया रह रही है। I waive the 2 millions जिन्हें मुझे पहले लगते थे पैराडाइज, यानी अब मुझे वो 2 मिलियन नहीं चाहिए। जो 15 साल मुझे पहले लगता था कि ये मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ जो है बहुत ही सुखद हो जाएगी, जो कि आज ऑलमोस्ट हर कोई हम सोचते हैं कि अगर हमें ये मिल जाएगा तब हम जो है खुश रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है, मार्क माई वर्ड्स। तुम्हें जब भी इफ़ यू आर डिज़ायरिंग फॉर समथिंग वो मिलता है, उससे इंसान खुश नहीं रह पाता है। दैट इज़ ओनली टेम्पररी हैप्पीनेस, जो कि बहुत ही बढ़िया बात करी गई है यहाँ पे। दैट आई मे डिप्राइव माई सेल्फ ऑफ माई राइट टू देम। आई शैल कम आउट ऑफ here, I shall come out from here 5 minutes before the stipulated term and thus shall violate the agreement। यानी कहता है 15 साल ऑलमोस्ट रह लिया लेकिन मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, मैं जीवन का असली अर्थ समझ चुका हूँ, चाहे मैं कितना धनवान हूँ, कितना बुद्धिमान हूँ,
कितना सुंदर हूँ, कितना मैंने हिस्ट्री में नाम किया हो, कितना भी अच्छा इंसान हूँ, लेकिन डेथ विल वाइप यू ऑफ। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैंने पैराडाइज, असली पैराडाइज को पहचान लिया है, अपने अंदर ही है वो, यानी अपने सोल की बात करते हुए ये सब कह रहा है। तो कहता है आई शैल कम आउट फ्रॉम हेयर, यानी मैं तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ कि इस सेल से, क्योंकि इनका एग्रीमेंट याद है हुआ था कि अगर तुम 2 मिनट पहले भी चले गए तो तुम्हें 2 मिलियन नहीं मिलेंगे। तो ये कहता है मैं खुद 5 मिनट पहले स्टिपुलेटेड टर्म यानी एग्रीमेंट से जो 5 मिनट पहले ही, 12 बजने से 5 मिनट पहले ही बाहर चला जाऊंगा, एंड दस शैल वायलेट द एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट चला जाऊंगा, वायलेट कर दूंगा, तो तुम्हें मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दिस इज़ द मिस्टीरियस थिंग। यानी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। जब मैं पर्सनली खुद पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, अरे बाप रे, कहाँ से जो है स्टोरी ने टर्न ले लिया। सो व्हेन ही हैड रेड, नाउ ओवर हेयर ही कौन है? ही है अपना बैंकर जो कि कहानी को पढ़ रहा है, ठीक है। ही कौन है? बैंकर है। ही हैड रेड, द बैंकर पुट द शीट ऑन द टेबल, kissed the head of the strange man and began to weep। यानी बैंकर वो पढ़ के इतना बोलते हैं ना भावुक हो गया, उसने जो है वो शीट पढ़ रहा था, उसको टेबल पे रखी। जो ओल्ड मैन था, वो लॉयर था, उसके पास जाता है। ही किस द हेड ऑफ द स्ट्रेंज मैन, कि यार तुम तो बिल्कुल ही बदल गए, तुमने तो जीवन का मतलब देख लिया। एंड बिगैन टू वीप, वीप यानी अपने आंसुओं को वो पोंछने लगा, क्योंकि वो क्या करने गया था? वो तो उल्टा काम करने गया था, वो जो है उसे मारने चला गया था। ही वॉज गोइंग टू पुट हिम टू डेथ। लेकिन जब उसने ये पढ़ा, सो ही वॉज वेरी, ही गॉट वेरी इमोशनल। ही वेंट आउट ऑफ द विंग, बाहर निकल गया वो विंग से। नेवर एट एनी टाइम हैड ही फेल्ट सच कंटेम्प्ट फॉर हिमसेल्फ एज नाउ, यानी उसको अपनी लाइफ में आज तक खुद के लिए कंटेम्प्ट यानी इतनी नफरत नहीं हुई थी जो वो उसे अब हो रही थी। कमिंग होम ही ले डाउन ऑन हिज बेड बट टीयर्स केप्ट हिम अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीपिंग, यानी जैसे ही वो घर आया उसके आँख जो है बहुत ही आंसू से हो गए, तो वो बिल्कुल जो है सो नहीं पा रहा था और सिर्फ रो रहा था। फिर आते हैं आगे, बात करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग की। The next morning, the poor watchman came running to him and told him that they had seen the man who lived in the wing climb through the window into the garden। यानी अब वो बताते हैं, वॉचमैन ने बताया कि जो है वो आदमी भग गया है उस विंग से, यानी जो लॉयर था, जैसा उसने नोट में कहा था वैसा ही उसने किया। He had gone to the gate and disappeared. The banker instantly went with his servants to the wing and established the escape of the prisoner. टू अवॉइड अननेसेसरी रूमर्स, यानी कोई और फालतू की बातें या रूमर्स नहीं फैले, वो जो पेपर था, जो शीट थी, वो उसने ले ली टेबल से, अपने घर आया एंड लॉक्ड इट इन हिज सेफ, यानी अपनी तिजोरी में उसने उस शीट को रख दिया। यानी यहाँ स्टोरी हमारी एंड होती है कि कैसे एक इंसान जो है पूरा जो है वर्ल्डली लाइफ में रहा और एंड तक भी उसे वही ख्याल थे, लेकिन दूसरा जो था उसने खुद को डिस्कवर किया स्पिरिचुअली एंड उसे अब वो पैसे भी नहीं चाहिए थे। सो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इजंट इट? सो इफ़ यू ऑल लाइक दी स्टोरी, कैसी लगी अपने रिव्यूज़ बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। लेट मी ऑल्सो टेल यू भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स दोनों मीडियम में चैनल है हमारे, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम, प्लस 8 से लेकर 12 तक तो नोट्स आपको मिलते ही हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से ले सकते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन यानी अगले वीडियो में हम इसी लेसन की एक्सरसाइजेस यानी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन, गुड बाय।